हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अपने शायद एनसीईआरटी की सभी किताबों के जितने भी लेक्चर्स हैं, इन जो 4 एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते हैं 9th 10th 11th 12th, और इन चारों एनसीईआरटीज में जो जितने भी चैप्टर्स कुल मिला के हैं, उसमें से शायद हम कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अक्रॉस क्लासेस की पूरी क्लासेस में सब जोड़ जाड़ के इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर शायद कोई नहीं है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और ये हमारा कक्षा 11 का मेरे ख्याल से तीसरा अध्याय है। और तो ये चैप्टर जो है ये अपने आप में बहुत लंबा है, बहुत विस्तृत है, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आगे तक काम आएंगे। तो इस चैप्टर को हम खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। काफी कुछ इसमें अब हम कर चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमारे को कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट ना रह जाए जो ना आता हो। कॉन्सेप्ट की कमजोरी जो है वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। भले ही थोड़े 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए वो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की वीकनेस, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो भाई शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। ये सब बाद में बताएंगे आपको। चलिए भाई, तो अब तक हम कहां देख चुके थे? अब तक हम देख चुके थे कि भाई विदेशी मुद्रा जो होता है, विदेशी विनिमय के साथ किस प्रकार का सुधार किया गया। ये आपको मैंने बताया। पिछली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया था आयात और निर्यात का विनिमय दर के साथ जो संबंध होता है, वो आपको मैंने समझाने की कोशिश करी थी ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह से मुद्रा का अवमूल्यन करके, भारत के रुपए का अवमूल्यन करके तत्कालीन सरकार जो थी उसने भारत का जो व्यापारिक घाटा था उसको कम करने की दिशा में प्रयास किया, उसको कम करने की कोशिश की। ये बात तो क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं व्यापार और निवेश नीति का सुधार। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेश नीति की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए इन व्यवस्थाओं का उदारीकरण शुरू किया गया। इसके लिए एक तो स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए इनको प्रोत्साहित करना भी एक उद्देश्य था। यह पॉइंट आपको समझाने वाला है, यह पॉइंट आपको समझा देता हूं। देखिए होता क्या है, पहले यहां लिख लेते हैं। लेक्चर मेरे ख्याल से 39वां है। तो अगर मैं व्यापार सुधार की बात करूं, माफ कीजिएगा, तो व्यापार के क्षेत्र में भारत सरकार का कम से कम आर्थिक मत जो था वो ये था कि यार हमारे देश का जो उद्योग है, क्योंकि हमारे देश का जो औद्योगिक सेक्टर था उसका विकास कोई बहुत ज्यादा समय से तो हो नहीं रहा था भाई, बहुत ही संकुचित था, बहुत ही संक्षिप्त था। अंग्रेजों ने, जैसा हम बार बार ये बात कह चुके हैं, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में, भारत के तकनीक के विकास में कोई खास योगदान किया नहीं था। ऐसा कुछ अंग्रेजों ने किया नहीं था। तो अपने आप में अंग्रेजों का जो, और उस समय उस कालखंड के कारण भारत की जो औद्योगिक रणनीति थी वो पिछड़ी हुई थी। ये बात सही है। तो आजादी के बाद भारत में सरकार का यह मत था कि यार हमको अपने देश के उद्योगों को और अपने देश के उद्योगपतियों को हमको जो है विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाकर रखना होगा। अगर हम उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाकर नहीं रखेंगे तो ये जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बाहर के बहुत, क्योंकि बाहर तो यार तमाम तरह की औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, विकास हो चुका था, तो बाहर के जो उद्योग हैं वो हमारे उद्योगों से बेहतर हैं। यह बात सरकार को लगता था कि सत्य है कि बाहर का जो उद्योग है वो हमसे ज्यादा कार्यकुशल है। कार्यकुशल होने का मतलब क्या होता है? हमसे कम कीमत पे बेहतर उत्पाद बना सकता है। कार्यकुशलता यही तो होती है। जैसे यूपीएससी की तैयारी में कार्यकुशलता क्या है? पढ़ तो आप सब लोगे ना, आप लोग अगर खुद से पढ़ने बैठ जाओ तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप खुद से नहीं पढ़ सकते, लेकिन भाई है ना कि जो चीज आपको खुद से पढ़ने में मान लो 2 वर्ष लग रहे हैं, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सहायता से वो 1 वर्ष में कर रहे हो और ज्यादा बेहतर, ज्यादा गहराई तक समझ रहे हो, तो यही कार्यकुशलता है। कम निवेश हुआ, ज्यादा उत्पाद मिला। तो ये हमको लगता था कि हमारे उद्योगों में जो है कार्यकुशलता की कमी थी। अब देखिए, अगर आपके उद्योगों में कार्यकुशलता की कमी अगर है, हमारे उद्योग जो है वो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, ज्यादा टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, कार्यकुशलता की कमी है, तो उससे निपटने का क्या तरीका है? 1991 के पहले सरकारों का तरीका यह था कि हम अपने उद्योगों को बचा कर रखेंगे,
उनको जो है हम प्रतिस्पर्धा से बचाएंगे। प्रतिस्पर्धा में क्योंकि वो टिक नहीं पाएंगे, उनका वो भाई मुकाबला कर नहीं पाएंगे, हार जाएंगे और भारत में जो है विदेशी उत्पाद की भरमार हो जाएगी। तो हमने क्या किया, दुनिया भर के, इसके लिए हमने क्या किया, दुनिया भर के आयात प्रतिबंध लगा रखे थे। हमने कहा यार हम बाहर से आयात करेंगे ही नहीं, जो चीजें काम की नहीं है उनका आयात नहीं करेंगे। आयात करने के लिए तमाम तरह के लाइसेंस की आवश्यकता कर दी, तमाम तरह की अनुमतियों की आवश्यकता कर दी। तो आइडिया ये है, और अब देखिए इससे क्या होता है, इसमें बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, बहुत आसान होता है आज की तारीख में बैठ के पुरानी नीतियों की आलोचना करना, वो सही नहीं होता। लेकिन इसका एक जो नकारात्मक पक्ष जो होता है वो ये भी होता है कि यार मान लो अगर आपके उद्योगों में कार्यकुशलता की कमी है भी, तो यार जब तक आप थोड़ा बहुत एक्सपोजर नहीं दोगे कंपटीशन का, तब तक तो वो कभी सीखेगा भी नहीं ना यार। ये बात समझ लो कि नहीं भाई, एक छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना शुरू करता है तो यार वो गिरता है, मतलब चोट वोट लगती है। माता पिता होने के नाते आप प्रयास करते हो कि यार वो कम गिरे, आप कोशिश करते हो घर में कोई नुकीली चीजें ना रखी हो, जो मेज वगैरह के किनारे होते हैं उस पर हमने भी फोम लगाई थी यार अपने घर में, ताकि बच्चा टकरा ना जाए, गिरता पड़ता रहता है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप बच्चे को चलने ही नहीं दोगे, या आप उसको चलाने की कोशिश ही नहीं करोगे ये सोचकर कि वो चलता है। या फिर जैसे बच्चे साइकिल सीखते हैं, साइकिल चलाने में यार मैं तो बोलता ही हूं कि वो घुटने कोहनी सब छिलता ही है, होता ही है, सबके साथ हुआ है, चोट लगती ही है। ऐसा शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा दुनिया में तो ये कह दे मैंने साइकिल चलानी सीखी और मैं एक बार भी नहीं गिरा, मुझे एक बार भी चोट नहीं लगी। मुझे अपनी कितनी चोट याद है यार, जब मैं साइकिल चलाना सीखता था, कितनी बार यहां पे खून निकल जाता था, इधर लग गया था, कितना चोट लगता था यार। पर ठीक है, वो मतलब आप कोशिश करते थे, माता पिता प्रयास करते थे कि भाई सचेत रहो, सावधानी से चलाओ, लेकिन चलाओ, बात है कि नहीं है, नहीं चलाओगे तो कभी सीखोगे ही नहीं। तो काफी कुछ यही नीति हमारे उद्योगों में भी थी कि यार अगर आप उन्हें प्रतिस्पर्धा से बचाओगे, अगर आपकी नीति यह है कि यार हमारे उद्योग तो अभी क्षमतावान नहीं है, अगर आप उन्हें प्रतिस्पर्धा से संरक्षण दोगे तब तो यार वो ऐसे ही रह जाएंगे ना। बेहतर यह नहीं है कि आप उन्हें समर्थन दीजिए, आप उनको सपोर्ट प्रदान कीजिए, आप उन्हें सपोर्ट दीजिए और वो सपोर्ट करने के बाद क्या हो, धीरे धीरे वो सीखें, वो भी अपने स्तर को सुधारें, वो भी अपना जो है औद्योगिक जिसको हम कहते हैं नई तकनीक अपनाएं। बात सही है कि नहीं है भाई, लॉजिकल बात है ना यार। जब तक आप ये नहीं करोगे वो कैसे सीखेंगे। जीवन जैसा है ना, इकोनॉमिक्स ज्यादा अलग नहीं है, सामान्य जीवन जैसी ही होती है। तो बस आप ये मान लो 1991 में व्यापारिक क्षेत्र में बस यही सुधार किया गया। आगे दुनिया भर की बातें लिखी है, मतलब बस इतना ही है कि पहले हम अपने उद्योगों को बचा बचा के रखते थे कि भैया नहीं, हमको हमारा उद्योग कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है, और फिर जो है अब हमने कहा कि नहीं यार हमें कंपटीशन तो देना पड़ेगा, उसके बिना कैसे चलेगा। जो मैं आपसे भी कहता हूं, आप जब कोर्स ज्वाइन करो तो भगवान के लिए टेस्ट सीरीज जरूर देना। अक्सर बच्चे इसलिए टेस्ट सीरीज नहीं देते कि यार तैयारी व्यारी हुई नहीं है, नंबर नहीं आएंगे। अरे भाई जब तक 4 बार टेस्ट में फेल नहीं होगे तैयारी होगी भी नहीं कभी। ठीक है, चलिए तो आगे इसको देखेंगे, लेकिन वो देखने के पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2025 का एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो हमारा एसआईपी बैच जो है वो आप एजे लाइव कोड लगा के 5999 में ले सकते हैं। 3 दिसंबर यानी कि कल सुबह 8 बजे तक उससे जुड़ने की लास्ट डेट है। कल उससे जुड़ने की लास्ट डेट है, बैच शुरू हो गया है, अभी खाली इंट्रो क्लास हुई है। 3 दिसंबर यानी कि कल जो है जुड़ने की लास्ट डेट है। आपको इसमें स्टैटिक कंटेंट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज तीनों जो है वो कराया जाएगा, ये बात याद रखिए। और अगर आप 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारा P2I फाउंडेशन बैच ले सकते हैं 2026 के लिए 28,999 में, 2027 के लिए 34,999 में। सारी सुविधाएं इसमें आपको मिलेंगी, प्री मेंस की तैयारी, टेस्ट सीरीज, किताबें आपके घर पे पहुंचेंगी प्रिंटेड, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री में होगा। एजे लाइव कोड लगाना है, उसके जरिए ही आपको ये बैचेस प्राप्त होंगे। तो आप जो है जो भी बैच लेना चाहते हैं उससे तुरंत जुड़ जाइए। ये वाले बैच जो है 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए साहब, ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया। अब एक बार जल्दी से आगे चलते हैं, देखते हैं आपकी पुस्तक क्या कहती है। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए क्या हुआ भाई, हाँ, आयात के परिणामों को सीमित रखना चाहता था। तो भारत जो है कहता था कि यार हमको आयातित सामान जो है वो कहीं हमारे बाजारों को भर ना दे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशुल्क का प्रयोग करते थे। ठीक है, प्रशुल्क क्या होता है, टैरिफ आपको बताया,
तो इसके लिए हम क्या करते थे, आयात पर नियंत्रण, आयात पर नियंत्रण करते थे, कड़े नियंत्रण, और हाई टैरिफ, उच्च प्रशुल्क, ये चीजें जो है ये हमारी आमतौर पर नीतियां होती थी। ये तरीका हम 1991 में अपनाते थे। प्रशुल्क का मतलब क्या है कि भाई टैरिफ जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि बाहर से जो सामान हम मंगा रहे हैं उस पर हम बहुत सारा टैक्स लगाएंगे ताकि वो सामान हमारे देश में भी सस्ता ना बिके। याद रखिए, आपको मैंने बताया इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक याद रखिएगा कि भाई हमको पता था बाहर बनने वाला सामान जो है उसकी कार्य कुशलता ज्यादा है, यानी कि वह सस्ता बन जाता है। ठीक है, सस्ता बन जाता है, बेहतर मशीनरी है उनके पास, बेहतर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसीलिए उनके यहां सामान सस्ता बन जाता है, तो वो भारत में आके अगर सस्ता बिकेगा तो भारतीय सामान बिकेगा नहीं। तो उस सामान को महंगा करने के लिए उस पर हम बहुत सारा टैक्स लगा देते थे, आयात शुल्क हम बहुत ज्यादा लगाते थे। ये सारी चीजें जो है आमतौर पर उस समय होती थी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब जो है व्यापार नीतियों के सुधार के लिए हमने क्या किया, आयात और निर्यात पर परिमाणात्मक, माफ कीजिएगा, परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटी वाइज कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसके प्रतिबंधों की समाप्ति करी, प्रशुल्क दर खत्म किए, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति करी। ये बात तो क्लियर है। तो हमने क्या किया, आपका जो है परिमाणात्मक प्रतिबंध खत्म किए। 1991 में क्या क्या किया गया कि आप कितना सामान आयात या निर्यात करोगे, ये होते थे परिमाणात्मक प्रतिबंध कि भाई कितनी क्वांटिटी आप मंगा सकते हो, ये हमने खत्म कर दिए कि अब आप कितनी भी क्वांटिटी मंगा सकते हो। पहले हम ये भी कहते थे अगर आप मान लीजिए कहीं से कपड़ा मंगा रहे हैं तो आप इतने टन कपड़ा ही मंगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। इस तरह के प्रतिबंध हमने हटा दिए कि यार ऐसा हम नहीं करेंगे। हमने प्रशुल्क में भारी कटौती करी कि यार टैरिफ वगैरह हमने कम कर दिया, प्रशुल्क हमने बहुत कम किए, जीरो नहीं किया, ऑब्वियसली जीरो कोई देश नहीं करता, लेकिन हमने टैरिफ कम कर दिए कि ऐसा कर दिया कि यार आप आओ और आप भी अपना सामान बेचो। मतलब हमने ये कर दिया कि यार आप भी जो है वो अपना माफ कीजिएगा, हाँ, तो आप भी जो है आप अपना काम जो है आप अपना सामान हमारे यहां बेच सकते हो, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने किया। और तीसरा बिंदु क्या था, मैं खुद ही भूल गया, हाँ जी, लाइसेंस प्रक्रिया हटा दी। हमने कहा कि यार निर्यात आयात के लिए केवल कुछ हानिकारक चीजें जो हैं उनके अलावा लाइसेंस हमने हटाया कि यार आपको अगर चीजें, पहले यार हर चीज का लाइसेंस था आपको, मतलब मैंने यहां तक कहानियां पढ़ी हैं कि एक कार निर्माता था, उसको अपनी कार के लिए, इंजन के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो वो सरकारी दफ्तर में गया और उसने अप्लाई किया था कि भाई इंजन का एक पार्ट जो है मेरे को आयात करना पड़ेगा क्योंकि भारत में बन नहीं रहा है। अब यार वहां पे सरकारी अफसर बैठे होते थे, उनको ज्यादा बिजनेस की जानकारी तो होती नहीं थी, बस उन्हें आयात नहीं होने देना है, ये उनका लक्ष्य था। उन्होंने उस कार निर्माता को बोला कि स्कूटर के इंजन को ही थोड़ा बदल के प्रयोग कर लीजिए ना। ये एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें ये कहानी लिखी गई है कि ये कहा गया उसको कि आप जो है जरा स्कूटर के इंजन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रयोग कर लो ना यार, बाहर से नया इंजन क्यों मंगा रहे हो। तो यार आप जब इस तरह के प्रतिबंध लगाओगे तो आपको क्या आवश्यकता है यार, फिर आपका देश कैसे विकसित होगा। आप जब लाइसेंस की प्रक्रिया हटा दी, अब आज की तारीख में मान लीजिए इस क्लास को पढ़ाने के लिए मेरे को लगता है यार ये बोर्ड मुझे किसी दूसरे देश से मंगाना है, यार ये बढ़िया नहीं है, मैं कहीं और से मंगाऊंगा, मैं ऑर्डर कर सकता हूं, मुझे इसके लिए किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सरकार के पास नहीं जाना है कि मेरे को भैया ये एक डिजिटल बोर्ड चाहिए या ये एक सामने कैमरा है और बेहतर कंपनी का कोई जापान का कैमरा चाहिए, ये मुझे कोई किसी की अनुमति नहीं चाहिए, मैं सीधे सीधे ऑर्डर कर सकता हूं, वहां से मेरे पास आ जाएगा, मैं उससे अपना काम धंधा व्यापार जो है शुरू कर सकता हूं, इसमें मुझे किसी की अनुमति, किसी का लाइसेंस नहीं चाहिए। तो यह प्रक्रिया वहां पर करी गई ताकि ये विदेशी व्यापार जो है यह आपका बढ़े। यह बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात पर भी मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए। भारतीय वस्तुओं का आयात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। तो हमने लाइसेंस हटाए, प्रशुल्क कम किए, प्रशुल्क में हमारा आयात और निर्यात दोनों का होता है। आयात पर तो हम प्रशुल्क लगाते ही हैं, दोनों, ठीक है, ये बात याद रखिए भाई। आयात पर प्रशुल्क लगाने का लॉजिक तो यही है कि बाहर के देश का सस्ता सामान है वो हमारे देश में सस्ता ना बिके। इसका क्या लॉजिक है? निर्यात पर प्रशुल्क लगाने का क्या लॉजिक है, एक बार सोच के बताइए। चलिए, इकोनॉमिक थिंकिंग ही सीखनी है ना। तो ये बताइए, आयात पर तो आप प्रशुल्क इसलिए लगाते हो कि यार
चलो भाई, बाहर के देशों का सामान हमारे यहां आके बिकेगा तो हमारे देश का माल बिकेगा नहीं। चलिए समझ में आ गया। निर्यात पर टैरिफ लगाने का क्या लॉजिक है, क्या लगता है आपको? बेटा, निर्यात पे टैरिफ कभी कभी आज भी यूज होता है। निर्यात पे टैरिफ लगाने का मतलब यह होता है कि यार देश का जो बना हुआ सामान है वो देशवासियों की आवश्यकता को पहले पूरा करे। जैसे अभी आपने सुना होगा, पिछले दिनों भारत में हुआ था कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए थे। साल में एक आध बार बढ़ जाते हैं प्याज के दाम, हर साल ही होता है ना। अखबारों में छपता है प्याज के दाम ने आसमान छुआ, आंसू से रुलाया प्याज ने, ऐसी खबरें आती है ना अखबार में। तो प्याज के दाम बढ़ जाते हैं हर बार। तो जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं तो सरकार आमतौर पे क्या करती है, प्याज के एक्सपोर्ट पे यानी कि निर्यात पे टैरिफ लगा देती है। तो है क्या, मान लीजिए कि भाई अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई मान लीजिए किसान है, इसका सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। एक किसान है, वो अपनी प्याज बेच रहा है। भारत के अंदर मान लीजिए प्याज बिक रही है 40 रुपए किलो। भारत के अंदर प्याज का जो दाम है वो 40 रुपए किलो है। निर्यात करने में उसको मिल रहा है 60 रुपए प्रति किलो। तो यार वो तो निर्यात ही करेगा भाई। किसान तो, या व्यापारी जो भी प्याज का व्यापारी है, किसान है जो भी है, वो तो फिर निर्यात ही करेगा ना, उसको निर्यात में बेहतर दाम मिल रहा है। तो सरकार क्या करती है, कई बार इस चीज को मैच करने के लिए यह कर देती है कि अगर आप निर्यात कर रहे हो तो आपको 25 रुपए किलो टैरिफ देना पड़ेगा। तो अब अगर किसान ने 60 रुपए किलो बेच भी दिया तो 25 रुपए किलो उसको प्रशुल्क देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा सरकार को। तो उसको इफेक्टिवली कितना पैसा मिला, केवल 35 रुपए प्रति किलो मिला। ठीक है, जबकि डोमेस्टिक बाजार में वो 40 रुपए प्रति किलो बेच पा रहा है। तब वो यही बेचेगा कि नहीं बेचेगा घरेलू बाजार में? तो निर्यात पे टैरिफ इसलिए होता है कि कई बार आप चाहते हो कि आपके देश के अंदर की जो आपूर्ति है वो खराब ना हो जाए। ये बात याद समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वरना हमको तो हमेशा लगता है ना, सरकारें चाहेंगी कि निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो। सरकारें चाहती भी हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सरकारें चाहती हैं कि निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके अपने देश के अंदर किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की कमी होती है, जिसके कारण आप ये इस प्रकार की नीति बनाते हो कि यार निर्यात पर भी हम प्रशुल्क लगाएंगे ताकि इस चीज का निर्यात ना हो, वो हमारे देश के अंदर ही जो है चलती रहे। ये बात क्लियर है? ये बात स्पष्ट है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई चुनौती नहीं है अभी तक। चलिए साहब, ये क्लियर हो गया। ये नवरत्न वाला अगले टॉपिक में आएगा, वहां पढ़ाऊंगा। चलिए साहब, ये तो हो गया आपका सिंपल सा आपका निजीकरण। अब आते हैं, माफ कीजिएगा, ये आपका जो था, ये आपकी पूरी प्रक्रिया जो हो गई, ये आपके उदारीकरण की प्रक्रिया हो गई। अब आते हैं आपकी अगली प्रक्रिया पर, जिसका नाम है निजीकरण। यार निजीकरण तो देखो बहुत सिंपल है, और निजीकरण एक ऐसी चीज है जिसका मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं कि यार निजीकरण तो होना ही चाहिए। यार देखो, निजीकरण शुरू करने के पहले इस बात को समझते हैं कि यार हम लोग सरकार क्यों चुनते हैं। हम लोग सरकार इसलिए थोड़े ना चुनते हैं कि वो बिजनेस करके प्रॉफिट कमाए। क्या हमारा सरकार चुनने का लक्ष्य, जब आपने जिस भी किसी व्यक्ति को वोट दिया, जिस भी किसी राजनीतिक दल को वोट दिया, आपने जहां भी अपना सांसद, विधायक, अपना पार्षद चुना, जो भी आपने चुना वोट देकर, या आपने, आपके परिजनों ने, आपने तो हो सकता है कई लोगों के वोट अभी ना हो, तो यार आप लोगों ने उनको क्यों चुना? क्या आप लोगों ने उनको इसलिए चुना कि वो बेहतर बिजनेस कर सकते हैं? नहीं ना यार, मतलब हमने इसलिए चुना ना कि वो बेहतर सरकार चला सकते हैं। जिसको भी हमने वोट दिया, हमने इसलिए वोट दिया कि यार ये आदमी मेरे देश की सरकार बेहतर चलाएगा, प्रशासन बेहतर चलाएगा। तो सरकार का काम क्या होना चाहिए? सरकार का काम जो है वो बिजनेस करना नहीं है। बॉटम लाइन ये है, ठीक है? तो इसको अंग्रेजी में कहावत है, इट इज नॉट द गवर्नमेंट्स बिजनेस टू डू बिजनेस। तो सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। सरकार का काम जो है वो व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम क्या है? ऐसी परिस्थितियां बनाए कि व्यापार आसानी से हो। भाई सरकार का काम यह है, ऐसा नहीं है कि सरकार का फर्क नहीं पड़ता व्यापार पर। ऐसी परिस्थितियां बनाए कि व्यापार बेहतर हो। अब यार मैं आपको सिंपल सी सीधी सी बात बताता हूं, देखो कि एक चीज जिसमें सरकार योगदान कर सकती है वो है कानून व्यवस्था। यार आज की तारीख में आपको एक फैक्ट्री लगानी है, एक कारखाना खोलना है,
तो आपके पास एक ऐसे राज्य का विकल्प है जहां आपको पता है कि जम के अपराध हो रहा है, कि यार आपके कर्मचारी, आपके लोग वहां आएंगे, उनके साथ लूटपाट हो जाएगी, महिलाओं के साथ अपराध शुरू हो जाएंगे। मालूम चला आपका कोई सीनियर अफसर आया, उसका बच्चा किडनैप हो गया, उससे फिरौती मांग ली गई। मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमें पता है कि कुछ राज्यों में भारत में अपहरण का उद्योग जो था, है ना, मतलब ये तो हम जानते हैं और ये फैक्ट है कि चलिए नाम भी ले लेते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो एक बहुत लंबे समय तक बिहार में औद्योगिक विकास इसीलिए रुका रहा। एक बहुत बड़ा कारण यह था क्योंकि एक संगठित अपहरण उद्योग था बिहार में। आप में से बहुत लोग बिहार के होंगे, आप लोगों के समय में शायद, अब तो बहुत समय से थोड़ा कम हुआ है ये, लेकिन अगर आप अपने माता पिता से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से बिहार में एकदम संगठित अपहरण उद्योग था, कि अगर आप थोड़े भी अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं तो यह तय है कि आपके बच्चे का अपहरण किया जा सकता है। अपहरण किया जाएगा तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको फिरौती की रकम पूछनी है, वो डिलीवर करनी है, फिरौती देने के बाद आपको आपका बच्चा सकुशल मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ साल तक उसका अपहरण भी नहीं होगा। फिर गारंटी भी देते थे वो लोग कि 2-3 साल आपका गारंटी है कि आप कुछ नहीं होगा इस बच्चे को। तो यार ये इस तरह के माहौल में कोई अपना उद्योग लगाएगा? आपको लगता है अगर आपको ही अपना उद्योग खोलना हो तो आप जाओगे ऐसी जगह पे? नहीं जाओगे ना। तो सरकारों का काम यह था कि आप जो है यह सुनिश्चित करो कि यार कानून व्यवस्था ठीक हो, आप यह सुनिश्चित करो कि बिजली आए, आप यह सुनिश्चित करो कि पानी आए, आप यह सुनिश्चित करो कि सड़क वड़क वहां पे ठीक ठाक हो, परिवहन के संसाधन हो, क्योंकि यह तो सरकार ही कर सकती है। यह प्राइवेट सेक्टर तो सड़क बना नहीं सकता, या प्राइवेट सेक्टर तो अपनी रेल चला नहीं सकता, यह आपको तय करना है। लेकिन बिजनेस करना, जो व्यापार की गतिविधियां हैं, डे टू डे डिसीजन है हर बिजनेस में। अब जैसे स्टडी IQVR क्या है? एक कंपनी है, इस कंपनी में रोजमर्रा के निर्णय होते हैं कि यार कौन सा कोर्स लाना है, कितना दाम रखना है, कौन टीचर पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, कितने दिनों में कैलेंडर बनेगा, ये सारे डिसीजन रोज लिए जाते हैं। यार ये डिसीजन लेने के लिए तो प्राइवेट सेक्टर बेहतर है कि नहीं है? ये डिसीजन लेना तो एक्सपर्ट्स का काम है कि भाई जो इस फील्ड में बहुत समय से काम कर रहे हैं वो बेहतर ले सकते हैं। सरकार कैसे डिसीजन लेगी यार? ये सरकार को तो ये कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, उनको इस तरह से चुना भी नहीं गया है। तो ये एक चीज जो थी ये यहां पर किया गया। तो सरकार जो है, अब आजादी के बाद आपको मैंने पहले बताया कि आजादी के बाद चूंकि भारत में निजी क्षेत्र में पूंजी की कमी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा भारत में बहुत सारी एक जो हम एक चाहते थे कि समाजवादी व्यवस्था बने, तो समाजवादी व्यवस्था को बनाने के दृष्टिकोण से भी, उस दिशा से भी यह प्रयास किया गया कि सरकार जो है वो कई तरह की औद्योगिक गतिविधियों में लिप्त हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो भी औद्योगिक गतिविधियां थीं इनमें से ज्यादातर में सरकार को घाटा होने लगा। और दूसरा, सरकार बहुत मतलब सरकार पे अतिरिक्त बोझ भी था, है ना, ये बात भी सही है। तो हम ये चाहते थे, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं, हमारी संकल्पना ये थी कि हमको मिनिमम गवर्नमेंट चाहिए, छोटी से छोटी सरकार चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा ये सब काम करने की सरकार को जरूरत है नहीं। तो अब ऐसे में क्या किया, सरकार ने कहा कि यार हमारी जो है जो कंपनियां हैं उनसे हमें बाहर आना है। तो सरकार ने क्या किया भाई, एकदम सिंपल सी चीज करी कि या तो हम क्या करें, जो सरकारी कंपनियां हैं या तो हम ये करें कि इनके प्रबंधन से हम निकल जाएं, कि भाई हम जो है कुछ शेयर हम अपने पास रखें, वो बात सही है, लेकिन डे टू डे डिसीजन मेकिंग जो है वो हम टेक्निकल लोग जो हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हैं, उनको ही दे दें। हम इनके प्रबंधन को त्याग दें। हम जो है मैनेजमेंट सरकार नहीं करेगी, मैनेजमेंट कोई प्रोफेशनल बॉडी करेगी, हम लोग नहीं करेंगे। और दूसरा यह है कि सरकार बेच दे, सीधा सीधा सरकार जो है इन कंपनियों को बेच दे, कि भाई या तो किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, या फिर भाई ये कह दे कि भैया बिडिंग हो रही है, जिसको भी अपना जो भी करना है आप जो है आप आके इसमें आप आके खरीद सकते हैं इस कंपनी को। तो ये जो सरकार द्वारा कंपनियां बेचने की प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं विनिवेश। निवेश का उल्टा, निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश का मतलब होता है धन को लगाना, यह निवेश कहलाता है। ऑब्वियसली विनिवेश क्या कहलाएगा? धन को निकालना। कि सरकार ने क्या किया कि यार अपना धन जो है अपना हिस्सा इन कंपनियों में बेच दिया, या तो पूरा या अधूरा, जितना भी थोड़ा हिस्सा इन कंपनियों में बेच दिया और अपने पैसे को निकालना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें सरकार ने की हैं।
और सरकार ने क्या किया इसमें, यह बात क्लियर है। तो जो कुछ कंपनियां सरकार ने बेच दी कि यार ये कंपनी जो है ये हमारा काम नहीं है, इनको हम बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कंपनियां सरकार ने अपने पास रखी भी, उसमें भी सरकार ने क्या कहा कि यार जो रोजमर्रा की डिसीजन मेकिंग है उसमें हमको नहीं जाना है। सरकार ने क्या कहा, उन कंपनियों को टारगेट, क्योंकि यार क्या हो रहा था, ये कंपनियां इतना ज्यादा नुकसान कमा के दे रही थी कि सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उस नुकसान की भरपाई करने में ही चला जा रहा था। तो सरकार ने क्या किया, इन कंपनियों को टारगेट दिए कि यार तुम लाभ कमाओ और अब तुम पेशेवर तरीके से, एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपना मैनेजमेंट करो और तुम लाभ कमा के दिखाओ। अगर तुम लाभ कमाओगे तो हम तुमको अतिरिक्त अधिकार देंगे। तो सरकार ने क्या किया, उसमें पीछे आपके चैप्टर में ही एक सेक्शन था। तो भाई अब इसमें क्या किया गया कि जहां पे या तो बेच दिया, बात खत्म हो गई। दूसरा यह है कि सरकार ने क्या किया, जो कंपनियां अपने पास रखी भी उनमें भी लाभ पर फोकस किया कि आप लाभ पर फोकस करो, आपको जो है हम अतिरिक्त स्वायत्तता देंगे। अगर आप लाभ लाओगे तो आपको हम अतिरिक्त स्वायत्तता देंगे, जितनी स्वायत्तता आपके पास है आपको अतिरिक्त स्वायत्तता मिलेगी। आपका प्रबंधन जो है वो पेशेवर होगा। आप मतलब विदेशों से भी अपने मैनेजर हायर कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके जो मैनेजर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी तनख्वाह सरकारी हिसाब से नहीं होती। जैसे सरकार में तो भाई सबसे ज्यादा तनख्वाह कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, 2.5 लाख रुपए, जो आप में से कुछ लोग बनेंगे कभी ना कभी जाके आईएएस बनेंगे। तो आपको प्राइवेट सेक्टर में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं कि भाई बड़े बैंक के जो मालिक होते हैं, सीईओ होते हैं, उनकी तनख्वाह करोड़ों में होती है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी यह अनुमति दी गई कि आप इस तरह के सीईओ लेके आ सकते हैं, जिनको आप करोड़ों रुपए की तनख्वाह दे सकते हैं, जिनको आप बहुत पैसा दे सकते हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करके दिखाएं। तो पेशेवर प्रबंधन आप कर सकते हैं, लाभ पर आपका फोकस होना चाहिए, यह सरकार ने कहा। और इसके लिए सरकार ने कुछ श्रेणियां बनाई, एक लघु रत्न, नवरत्न और ये महारत्न नाम की कुछ श्रेणियां भी सरकार ने यहां पर बनाई। यह आपकी किताब में भी एक इन कैटेगरीज पर कुछ दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए। आपकी पुस्तक में भी एक बॉक्स बनाया गया है इन चीजों पर। हाँ जी। तो अब इसमें क्या किया गया है कि भाई आप इसमें, ये तो सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, तो इस वातावरण में क्या किया कि आप जो है बेहतर काम कीजिए तो आपको हम कैटेगरी देंगे, या तो आप महारत्न कहलाएंगे या नवरत्न या लघुरत्न। तो इसमें क्या है, आपको जो है अलग अलग प्रकार का महारत्न, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवरत्न में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन लिमिटेड, लघु रत्न में बीएसएनएल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इनको ऐसे किया गया कि आप जैसे जैसे, तो इसमें क्या क्या कैटेगरी की गई, सबसे बड़े होते हैं महारत्न, महारत्न के बाद आपके होते हैं नवरत्न, और नवरत्न के बाद आपके होते हैं लघु रत्न। तो ये आपका सबसे ऊंची कैटेगरी हो गई, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की। जैसे जैसे आप इन कैटेगरी में ऊपर बढ़ते जाओगे, आपकी स्वायत्तता बढ़ती जाएगी। यानी कि महारत्न कैटेगरी की कंपनी को इतनी स्वतंत्रता भी है कि वो अपने सेक्टर की किसी दूसरे देश की कंपनी को अक्वायर भी कर सकती है, वो खरीद भी सकती है, किसी दूसरे देश की कंपनी को खरीद के अपने में मिला सकती है। इन सब चीजों के लिए भी महारत्न कंपनी को सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती कि आप जो है किसी दूसरे, मान लीजिए इंडियन ऑयल है, वो किसी दूसरे देश में जाके तेल ढूंढ रही है, सरकार की अनुमति नहीं चाहिए, वो कर सकती है। किसी दूसरे देश की तेल वाली कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर बना सकती है, ये सारे काम महारत्न कंपनी कर सकती है। यानी कि महारत्न कंपनी जो होती है वो लगभग एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जिस तरह की छूट होती है, सुविधाएं होती हैं, वो सारी छूट, वो सारी सुविधाएं इन कंपनियों को दी जाती हैं ताकि ये व्यापार में बेहतर लाभ करके दिखा पाए। तो एक तरह से सार्वजनिक स्थल की भी जो कंपनियां थी, सार्वजनिक क्षेत्र की भी जो कंपनियां थी, उनको भी इसके लिए प्रेरित किया गया कि वो ज्यादा लाभोन्मुख हो जाए, उनका जो है तरीका, उनका काम करने का तरीका जो है वो ज्यादा लाभ के प्रति बढ़ जाए, ना कि ऐसा हो कि बस वो सरकारी कंपनियां हैं और ये निरंतर आपको हानि कमाकर ही देंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं एक विश्व स्तरीय पदछाप भी पड़ी है। बहुत सारी भारतीय कंपनियां भी ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। ये जो आपने ये किया है कि भाई हम बाहर की कंपनियां हमारे यहां आ सकती हैं, तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है।
अगर बाहर की कंपनियां आपके यहां आएंगी तो आपकी कंपनियां भी तो बाहर जाएंगी। तो अगर आप देखें यहां पे आपकी पुस्तक आपको उदाहरण देती है ओएनजीसी विदेश, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने क्या किया, अपनी एक अलग कंपनी बनाई ओएनजीसी विदेश, जो कि दुनिया में अलग अलग देशों में तेल की खोज में लगी है। 16 देशों में इनकी उत्पाद परियोजना है। टाटा स्टील जो है वो 26 देशों में टाटा स्टील के ऑफिस हैं, 50 देशों में उनका उत्पाद बिकता है, ठीक है, करीब 50,000 लोगों को रोजगार देता है। HCL टेक्नोलॉजी 31 देशों में इनके ऑफिस हैं, 15,000 व्यक्ति तो भारत के बाहर काम करते हैं, 15,000 तो विदेशियों को नौकरी दे रखी है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है उनके भी संयंत्र अब दुनिया भर में हैं। और यह आंकड़ा कब का है मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी अपडेट नहीं करता, 2014 का आंकड़ा है ये। तो अब आप सोच सकते हैं ये संख्या कितनी बढ़ गई होगी, कितनी ज्यादा बड़ी ये संख्या होगी। तो इससे क्या हुआ है, आप ना सिर्फ आपके देश की कंपनियां, माफ कीजिएगा, ना केवल बाहर की कंपनियां आपके देश आई हैं, बल्कि आपके देश की जो कंपनियां हैं, जो संस्थान हैं, वो भी बाहर के देशों में सफलतापूर्वक गए हैं। चलिए, तो समय हो गया ना? हाँ, हो गया। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई अगर आप 2026 या 27 में परीक्षा दे रहे हैं तो हमारा P2I फाउंडेशन कोर्स जो है 7 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाकर आप 26 के लिए 28,999 में और 2027 के लिए 34,999 में प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है, प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कंप्लीट तरीके से कराई जाएगी। और अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा SIP बैच जो है वो शुरू हो चुका है। उससे जुड़ने की लास्ट डेट कल है। AJ लाइव कोड लगाकर आप सिर्फ 5,999 में जुड़ सकते हैं। तो जो भी कोर्स सूटेबल लगे उससे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।